how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your school life too. So children, हमने कंप्यूटर के बारे में जाना कि कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है, पर क्या आपको पता है कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे एक कैलकुलेटिंग डिवाइस एक स्मार्ट मशीन बनी? ये हम आज के चैप्टर में जानने वाले हैं, जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, थिंग्स टू लर्न, अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स. Adya, hi Robo, the computer becomes such a basic necessity nowadays. I wonder what life would have been without computers. आद्या जो है वो रोबो से कह रही है कि आजकल कंप्यूटर जो है वो हर घर की, हर किसी इंसान की ज़रूरत बन चुकी है. तो रोबो कहता है यस आद्या, इट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट बेसिक नेसेसिटी इन आवर लाइफ, बट देयर वॉज अ टाइम व्हेन देयर वॉज नो कंप्यूटर. तो रोबो कहता है कि एक टाइम ऐसा भी था जब कोई कंप्यूटर नहीं था. आद्या, आई नो रोबो, इट इज़ अ मॉडर्न इन्वेंशन, कैन यू टेल मी हाउ इट ऑल बिगेन. तो आद्या कहती है कि मैं जानती हूँ ये एक मॉडर्न इन्वेंशन है, ये कैसे शुरू हुआ मैं जानना चाहती हूँ. तो रोबो कहता है वेल इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी. To know about the history of computer, we have to go back the days when people use various things to calculate. Let's discuss this in chapter. तो रोबो कहता है कि इस चैप्टर में हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में ही जानने वाले हैं. So in early days when our ancestors used to reside in caves, the counting was a problem. Still, it is stated becoming difficult when they started using stones to count their animal or the possessions. They never knew that this day will lead to a computer of today. Early people started following a set of procedures to perform calculation with these stones, which later lead to creation of a digital counting device. This was the procedures of the first calculating device invented and was known as abacus. तो जो पुराने ज़माने में जो लोग हुआ करते थे, जो हमारे एंसेस्टर्स आदि मानव जो हुआ करते थे, जो घरों में नहीं रहते थे, कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी काउंट करने में, क्योंकि उनके पास जो भेड़ें होती थी, जो जानवर होते थे, जो उनकी प्रॉपर्टी होती थी, उसको गिनना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता था. तो वो क्या करते थे, स्टोन्स जो पेबल्स होते थे उसका इस्तेमाल करते थे अपनी चीज़ों को गिनने के लिए. धीरे धीरे ये जो प्रोसीजर है ये बढ़ता गया और एक अबैकस, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में इसका निर्माण हुआ. Early calculating devices abacus. The abacus is considered to have been the earliest mechanical calculator. It was used to rapidly and easily conduct addition and subtraction. An abacus is made up of a wooden frame with rods, each having beads. It is divided into two parts called heaven, the upper part, and earth, the lower part. By carefully positioning the beads, any number can be displayed. तो अबैकस इस तरह का होता है जो आपने देखा भी होगा और आपने शायद स्कूल में इस्तेमाल भी किया होगा कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए. तो अबैकस जो था उसको कंसीडर किया जाता है पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर के रूप में, जिसमें आपके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किए जाते थे. ये इस तरह का होता है जिसमें वुडन फ्रेम होता है, इसमें आपके रॉड्स होती हैं, हर एक रॉड्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे बीड्स होते हैं, और इन रॉड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. अपर पार्ट जो होता है वो हेवन कहलाता है, लोअर पार्ट जो होता है वो अर्थ कहलाता है, जिसमें आपकी बीड्स को पोजीशन करके इसमें कैलकुलेशंस किए जाते थे. अगला है नेपियर्स बोन. In 1617, a Scottish mathematician, John Napier, invented a calculating device called Napier's bone. This device is a set of rectangular rods marked with numbers on them. It was meant for special calculation like addition, subtraction, multiplication, and of numbers. Later on, it was improved to perform division and to find the square root. इसके बाद नेपियर्स बोन जो है इसको डिज़ाइन किया गया था एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन के द्वारा, जिनका नाम था नेपियर्स, जोन्स नेपियर्स. इन्होंने अपने नाम के ऊपर इस डिवाइस का नाम रखा था और ये भी कैलकुलेशंस के लिए ही बनाया गया था. इस तरीके का ये एक बोर्ड होता था, वुडन बोर्ड होता था, जिसमें जो नंबर्स थे वो मार्क किए गए थे. फिर इनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होता था शुरुआत में. धीरे धीरे इससे डिवीजन और स्क्वायर रूट भी निकाला जाने लगा. You should know, slide rule was used by the NASA engineers of the Mercury, Gemini and Apollo program to land man on the moon.
तो स्लाइड रूल जो था वो पहले इस्तेमाल किया गया था नासा इंजीनियर्स के द्वारा। नासा आपको पता ही है ये स्पेस पे क्या करती है, रिसर्च करती हैं। तो मरकुरी, जेमिनी और अपोलो प्रोग्राम्स को वहाँ पे मैन को लैंड करवाने के लिए इसे यूज़ किया गया था उनके इंजीनियर्स के द्वारा। Pascaline Blaise Pascal created the mechanical calculator known as Pascal's calculator, often referred to as the arithmetic machine or Pascaline, in 1642. It represents the position of digits with the help of a gear in it. Pascal designed the machine to add and subtract two numbers directly and to perform multiplication and division through repeated addition or subtraction. इसके बाद ब्लेस पास्कल ने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया जिसका नाम उन्होंने पास्कल्स कैलकुलेटर रखा था। इसमें भी आपके बहुत सारे कैलकुलेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब जो टास्क होते थे ये परफॉर्म किए जाते थे। You should know the principle of Pascaline is still used today in water meter, odometer and speedometer. तो ये जो प्रिंसिपल है पास्कलाइन का ये आज भी इस्तेमाल किया जाता है। Now Lebanese calculator. In 1671, Lebanese, the famous German mathematician, invented a mechanical device called the Lebanese calculator. It was an improvisation of Pascal's machine apart from performing addition and subtraction. The Lebanese calculator could even do multiplication, division and find square root. इसके बाद 1671 में लेबनीज जो कि एक फेमस जर्मन मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक डिवाइस का निर्माण किया जिसका नाम लेबनीज कैलकुलेटर रखा गया। तो इसमें भी बेसिकली जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह होते थे वो परफॉर्म किए जाते थे, साथ ही साथ डिवीजन एंड स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट किया जाता था। आपने इनमें एक बात नोटिस की होगी, ये सारे के सारे जितने भी डिवाइसेस बने हैं अब तक वो सारे जो मैथमेटिशियन है, फेमस मैथमेटिशियन है, उन्होंने बनाए क्योंकि उनको कैलकुलेशन वगैरह में दिक्कत आती थी। नेक्स्ट इज द जैकवार्ड लूम. In 1801, J.M. Jacquard invented a powered loom that used punched wooden cards to automatically weave incredibly detailed patterns including pictures and text. This can be taken as the first read-only memory device. इसके बाद जैकवार्ड लूम बनाया गया था J.M. जैकवार्ड के द्वारा। ये पंच वुडन कार्ड्स होते हैं जिनमें ऑटोमेटिकली वीव किया जाता है इन कुछ पैटर्न्स को, ठीक है, और इसी से रीड ओनली मेमोरी को लिया गया था। डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन. Charles Babbage, a British mathematician, is considered as the father of computers. He invented a working model of the mechanical computer called the difference engine in 1822 and analytical engine in 1833. इसके बाद चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसकी नींव रखी थी। The analytical engine had 4 units: mill, store, reader and printer. These units work like a modern computer. All the computers that are used nowadays are based on them. The store was used for storing the data and mill was the calculating unit. The reader and printer was input and output devices. तो आजकल जो आपका processing data है वो सब जो है वो इसी से inspired है। You should know Augusta Eden Byron, Countess of Lovelace, worked with Babbage and created a program for the analytical engine. Ada is known as the first computer programmer. Next is the tabulating machine. In 1890, Herman Hollerith, an army engineer, invented a tabulating machine. This tabulating machine was used in census to count the population of the USA. It gave a quick count of the US population. The use of the tabulating machine was so successful that Hollerith formed a company that later became famous as the International Business Machine or IBM. इसके बाद हरमन हॉलरेथ ने एक टैबुलेटिंग मशीन बनाई थी। ये उन्होंने तब इसलिए बनाई थी क्योंकि वो यूएस की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो जनसंख्या है, उसको ये क्या करना चाहते थे, काउंट करना चाहते थे। ये मशीन इतनी सक्सेसफुल रही कि बाद में हॉलरेथ ने एक कंपनी का निर्माण किया जो आगे चलकर IBM बनी। The first electromechanical computer, Mark I. In 1944, Professor Howard Aiken built the first electromechanical computer named Mark I. It was 51 feet long, weighed 5 tons and used a typewriter for input and punched cards for output. इसके बाद 1944 में प्रोफेसर
हार्वर्ड एकर ने एक पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर निर्माण किया था, उसको बनाया था, जिसका नाम उन्होंने मार्क 1 रखा था। क्रिटिकल थिंकिंग विच इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर दैट रिक्वायर्ड नो ह्यूमन इंटरवेंशन। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पहला कंप्यूटर था जिसको कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। नाउ नेक्स्ट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ENIAC and UNIVAC. John Mauchly and John Perspur Eckert together built the first successful electronic digital computer known as ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. It was operational in 1946. ENIAC was 10 feet wide and 100 feet long. It occupied 1800 square feet of area and could perform 5000 एडिशंस पर सेकेंड। इसके बाद जॉन मॉकले एंड जॉन परस्पर ने, दोनों ने जो बिजनेस पार्टनर्स थे, इन दोनों ने मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया था जो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी ह्यूज था। In 1951, John Mauchly and John Perspur Eckert developed another successful computer known as UNIVAC, Universal Automatic Computer. It could handle both numeric and textual information. It was the first commercial computer delivered to a business client US Census Bureau in 1951. तो पहले ENIAC का निर्माण हुआ था, उसके बाद UNIVAC का निर्माण हुआ था। क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट फैक्टर्स लेड टू द इन्वेंशन ऑफ कैलकुलेटिंग मशीन्स। तो आपको बताना है कि कैलकुलेटर मशीन बनाने के पीछे क्या क्या फैक्टर्स रहे होंगे। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, the history of computer is often referred to as a different generation of computers. With every generation of computers, there was a major development in technology. As a result, computers became smaller, cheaper, more powerful, and more efficient. So far, we know about 5 different generations of computers. तो जो कंप्यूटर की जनरेशन है उनको 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो कि 1940 से 1956 के थे। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर इन यूज बिटवीन 1940 एंड 1956. साइंटिस्ट यूज वैक्यूम ट्यूब्स एज प्रोसेसर इन देम. दे वर सो बिग दैट दे ऑक्यूपाइड एन एंटायर रूम. Some features of the second generation computers are listed below. Their speed was quite low and power electricity consumption was very high. Inputs in such computers were in the form of punched card and paper tapes. Their programming capacity was very low. They could not store much data. They were huge in size and very expensive. ENIAC and UNIVAC आर द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो उनकी जो कैपेसिटी थी वो काफ़ी लो थी, स्पीड भी काफ़ी लो थी और वो ज़्यादा पावर कंजप्शन करते थे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती थी। ऐसे कंप्यूटर्स जो होते थे ये आपके वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू चलते थे, पंच कार्ड के थ्रू ये लोग चलते थे और इसकी जो प्रोग्रामिंग कैपेसिटी थी वो काफ़ी लो थी, इसमें आप ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते थे। और ENIAC, UNIVAC इसके एग्जांपल्स माने जाते हैं जो कि साइज़ में काफ़ी बड़े थे और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी थे। यू शुड नो अ पंच कार्ड इज़ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ cardboard in which information is represented by the presence or absence of holes punched in it. तो आपके पंच कार्ड जो है ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड होता है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रेजेंस और एब्सेंस में प्रेजेंट हो रही होती है, जिसमें आपके होल पंच्ड होते हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1956 टू 1963 तक इनका दौर रहा था। इन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड एज प्रोसेसर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स. Transistors were far superior to vacuum tubes, allowing computers to become small, faster and cheaper. These computers were smaller in size and were in use between 1956 and 1963. Both first and second generation computers used punch card as input and printout as output. IBM 704 and IBM 1401 are examples of the second generation computers. Some features of the second generation computers are listed below. In this stage, vacuum tubes were replaced by transistors. Computers became smaller, faster and cheaper. They used less energy than before. It was possible to do programming in these computers.
सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो आए थे ये 1956 से 1963 के बीच में रहे थे। इसमें आपके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे उनमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते थे इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर्स थे ये सुपीरियर माने जाते थे वैक्यूम ट्यूब से, और इनका जो साइज़ होता था वो कंपैरेटिवली इनसे क्या हो गया था, छोटा हो गया था, और ये कंपैरेटिवली काफ़ी चीपर भी हो गए थे, उनकी स्पीड भी थोड़ा सा इम्प्रूव हुई थी। Third generation computers 1964 to 1971 computers belonging to the third generation become much smaller and worked faster due to the invention of integrated circuits ICs, which are tiny square chips with thousands of transistors placed on them. Instead of punch card, keyboards were used to input data. Monitors were used for the first time as output devices instead of printouts. IBM 360, ICL, 1900 CDC, etc. are the examples of the third generation computers. Some features of third generation computers are listed below. They were smaller and cheaper than their earlier counterparts. They generated less heat and were more reliable. They performed billions of instructions in a few seconds. User interacted with the keyboards and monitors which interfaced with an operating system. They used an operating system that allowed running of many different programs simultaneously. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है इसमें इन्वेंशन हो चुका था उस टाइम पे इंटीग्रेटेड सर्किट का, जिसे आईसीज कहते थे। ये एक छोटा सा स्क्वायर चिप हुआ करता था जिसमें आपके थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स प्लेस्ड होते थे। तो उसको जब रिप्लेस कर दिया गया था तो इनका साइज और क्या हो गया था, छोटा हो गया था, इनकी स्पीड भी इंप्रूव हो चुकी थी। ठीक है, और यूज़र जो थे वो इंटरैक्ट करते थे कीबोर्ड से और मॉनिटर से, जो कि एक इंटरफेस माना जाता था ऑपरेटिंग सिस्टम का। Fourth generation computer 1971 onward. By fixing many integrated circuits into a single unit, scientists developed a new device called the microprocessor, which is a small silicon chip. It is capable of processing information from all parts of a computer. It is also called the central processing unit or CPU. The computer we use today belong to the fourth generation. The use of the internet, mouse and many other handheld devices are some advancements seen in this generation. Some features of fourth generation computers are listed below. They use high level language like C, C++, and Java. They are multi-purpose computers. They are accurate, reliable and very fast. Computers became more advanced in terms of processing and memory capacity. It led to a development of personal computers, PCs. In 1981, IBM introduced its first computer for the home user, and in 1984, Apple introduced Macintosh. तो बच्चों जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है उनका दौर जो है 1971 से शुरू हो चुका था और अब तक ये चला आ रहा है। इसमें न्यू डिवाइस का निर्माण हुआ था जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, और ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी माना जाता है। कंप्यूटर जो है आजकल जो हम यूज़ करते हैं वो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर ही यूज़ करते हैं। इसमें आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर ये माने जाते हैं। ये काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, रिलायबल होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं, और इनकी जो स्पीड है वो भी ज़्यादा मानी जाती है, और ये एक्सपेंस में भी काफ़ी लो होते हैं। मतलब अगर आप ख़रीदना चाहो तो आप इजीली इन्हें ख़रीद सकते हैं। You should know Intel introduced the Intel 4004, the first microprocessor in 1971. तो पहला जो माइक्रोप्रोसेसर था उसको स्टार्ट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था 1971 में। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स computing devices are based on artificial intelligence, which is the ability of computers to think and act like humans. They are still in development stage, though there are some applications such as voice recognition that are being used today. The use of parallel processing and superconductors is helping to make artificial intelligence a reality. The goal of the fifth generation computing is to develop devices that respond to natural language input and are capable of learning and self-organization. Artificial intelligence include the following: programming computers to play games such as chess and checker, systems that attempt to reduce the type of physical connection that occur in animal brains to stimulate
intelligence programming computers to see, hear and react to other sensory stimuli. Currently, no computer exhibits a full artificial intelligence. The greatest advancements have occurred in the field of games. The best computer chess programs are now capable of beating humans. Robots are the best examples of artificial intelligence. आजकल आपने देखा होगा आपके फ़ोन में या आपके पास डिवाइसेस वगैरह होते हैं जो आपकी वॉइस को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं. तो ये आपका 5th जनरेशन कंप्यूटर में ये आते हैं. अभी इनका फुल्ली निर्माण नहीं हुआ है, ये फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन इनका प्रोसेस जो है कि स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर आपके रोबोट्स वगैरह भी आते हैं जो आपके फुल्ली कमांड्स मानते हैं. और ऐसा कहा जा रहा है कि इन फ्यूचर ऐसे रोबोट्स बनेंगे, ऐसी मशीन्स बनेंगी जो अपने आप से डिसीजन ले सकेंगी और जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरह ही क्या करेंगी, एक्ट करेंगी. Think and share. Can we say that the computers of the 5th generation would be superior to the computers of the previous generation? Justify your answer by giving reasons. तो आपको बताना है कि जो कंप्यूटर हैं, जो पहले ज़माने के कंप्यूटर थे और जो 5th जनरेशन कंप्यूटर हैं, इनमें कौन आपको सुपीरियर लगता है. जो भी आपको सुपीरियर लगता है उसके आपको रीज़न देने हैं कि क्यों वो आपको सुपीरियर लगता है. Computer etiquette. It is better to keep the computer in a cool place as it gets heated when it is run for a considerable period of time. कंप्यूटर आपने देखा होगा, आपकी जो कंप्यूटर लैब होती है उसमें आपके 24 घंटे क्या चल रहे होते हैं, एसी चल रहे होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है अगर वो ज़्यादा देर तक काम कर रहा होता है तो वो हीट अप हो जाता है जल्दी, बहुत ज़्यादा वो जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए उसको कूल प्लेस पे रखा जाता है. Tricky terms, integrated circuit, tiny square chips with thousands of transistors, microprocessor, integration of circuits into a small unit, artificial intelligence, ability of computers to think and act like humans. तो आपने इस चैप्टर में जाना कि कैसे कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है वो धीरे धीरे एक स्मार्ट मशीन बना और अब तक इस पर क्या चल रहा है, काम चल रहा है. बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. इस चैप्टर को आप रिवाइज करेंगे और इसकी दी गई एक्सरसाइज भी आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे.